और सबसे पहले आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। जी हां, नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है और ये संख्या हो गई है 472। नेपाल में मरने वालों की संख्या आज बढ़कर 469 हो चुकी है, जबकि पड़ोसी तिब्बत में 3 लोग मारे गए। राहत और बचाव अभियान के तीसरे दिन भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। नेपाल पुलिस ने एक बयान में बताया है कि देश के 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार चितवन से 178, नवलपरासी ईस्ट से 110, गोरखा से 44, नुवाकोट से 37 और धादिंग जिले से 33 शव बरामद किए गए हैं। इसी तरह तनहू से 28, नवलपरासी वेस्ट से 27 और रसुआ से 12 शव मिले हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 1545 घायल और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो 290 भारतीय सहित 1500 अभी भी लापता हैं और इनमें से 84 लोगों का काठमांडू के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जो लोग मिले हैं, पुलिस के बयान के मुताबिक इस त्रासदी के बाद तीसरे दिन भी खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। आपको बताएं कि तीसरे दिन भी शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। चितवन से 178 शव बरामद किए गए हैं और नवलपरासी ईस्ट से 110 शव बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि अभियान में 7451 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 2391 जवान शामिल हैं। धादिंग जिले से 33 शव बरामद हुए हैं। नेपाल में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ा है और चिंताएं और चुनौती दोनों ही सामने हैं। चीन ने दिया भीषण बाढ़ का अलर्ट और उसके बाद नेपाल में एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 472 लोगों की मौत हुई है। 290 भारतीय सहित 1500 लापता बताए जा रहे हैं। एक भीषण त्रासदी जिसकी जद में नेपाल और लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। और नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता को और भी बढ़ा दिया। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये घटना ऐसे वक्त हुई जब भोटेकोशी नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। तो प्राकृतिक अवरोध यहाँ पर एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ। झील में जमा हुआ 20 लाख घन मीटर पानी और चीनी प्राधिकारियों के अनुमान के मुताबिक बृहस्पतिवार सुबह तक नई अवरोधक झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिन में इसमें करीब 30 लाख घन मीटर और पानी आने की भी आशंका है। इससे प्राकृतिक अवरोध के टूटने को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। ये झील छोचेन खोला और पुरेपुत सांगपो नदियों के संगम के पास बनी है। ये नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल के भोटेकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि उसे चीनी प्राधिकारियों से इस झील के बारे में जानकारी मिली है और भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यात्रियों और बचाव दलों को सतर्क रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। विभाग ने लोगों से नदी किनारों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। यात्री हों, सुरक्षा कर्मियों और तलाश एवं बचाव दलों को भी लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। चीनी अधिकारी झील की स्थिति पर नजर रख रहे हैं और संभावित बाढ़ का आकलन और जोखिम विश्लेषण भी किया जा रहा है। संचार और खोज उपकरणों से लैस चीन का एक बचाव दल गिरोंग पहुंच चुका है ताकि नदी के ऊपरी हिस्से में बने अवरोध का आकलन किया जा सके। अधिकारियों को भी आशंका है कि इस अवरोध के कारण दूसरी आपदा आ सकती है और जारी बचाव अभियान और भी मुश्किल में पड़ सकता है। तो फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है,
लेकिन चिंताएं लगातार बनी हुई है। वहीं नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़ी है और ये 472 हो चुकी है। इस बाढ़ के बाद से उत्तर प्रदेश भी अलर्ट मोड पर है। महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वाल्मीकि गंडक बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। जिला प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने बचाव और राहत अभियान के लिए 32 सदस्यीय एसडीआरएफ पलटन और 22 पीएसी कर्मियों को नेपाल में तैनात कर दिया है। महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने नारायणी नदी और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। इससे निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। तमाम टीमों को राहत और बचाव के जरूरी उपकरणों के साथ अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारी बता रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और राहत बचाव कार्य शुरू करने में किसी तरह की देरी नहीं होगी। तो नेपाल बाढ़ की वजह से उत्तर प्रदेश में भी है हाई अलर्ट। ऐसे इलाके जहां चुनौती बनी हुई है उन इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल बाढ़ में मृतकों का आंकड़ा 392 के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं और साथ ही साथ सख्त दिशा निर्देश, ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। ये तो हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब बात बिहार की भी कर लेते हैं। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियों को और भी बढ़ा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य और कृषि मंत्रियों ने हाई लेवल बैठक कर बाढ़ संभावित जिलों में आपात चिकित्सा, संक्रामक रोगों की रोकथाम और कृषि सुरक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सरकार की कोशिश है कि अगर नेपाल की ओर से पानी का दबाव बढ़ता है तो प्रभावित इलाकों में समय रहते राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ संभावित प्रभाव, एहतियाती उपाय, सुरक्षा व्यवस्था और राहत बचाव कार्यों को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखे जाएं। तो आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरह से त्रासदी आई, हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना और एनडीआरएफ और बाकी टीमें जो हैं वो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोनों ही राज्यों के उन जिलों को, उन इलाकों को जहां पर ऐसे सीमावर्ती इलाके जहां पर संभावित चुनौतियां हैं। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है, ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि नेपाल से सटे हुए ये दो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है। लगातार सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की जा रही है ताकि हर चुनौती से समय से पहले निपटा जा सके। बिहार सरकार लगातार सतर्क है और सीमावर्ती इलाकों पर लगातार निगरानी बनाए रखे है। ज़रूरी प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आसपास इन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से भी कहा गया है कि वो अलर्ट रहें और खुद का बचाव भी करें। हालांकि प्रशासन उनके लिए लगातार तैयार है, मुस्तैद है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई दौरा भी किया, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में हालात अभी भी बहुत
बेहतर या बहुत सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ा बाढ़ का खतरा, जिसकी वजह से अनगिनत जान माल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आंकड़े अभी स्थायी नहीं हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य भी चल रहा है। उम्मीद कि कम से कम लोगों की जान इसमें जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये अचानक बाढ़ का पानी आया और इस सुनामी ने मानवता को तार तार कर दिया। लोग यहाँ जिस स्थिति में थे, समय ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया और हर कोई जो भी इसकी चपेट में आया बमुश्किल अपनी जान बचा पाया। आइए इस खबर पर आगे बढ़ते हैं और काठमांडू से हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कुशीनगर के खड़ा से रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करते हैं तापस का। तापस, इस वक्त की अगर हम आपसे अपडेट लेना चाहें तो किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देखिए जो घायल लोग हैं या जो मृतक हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहत बचाव कार्य भी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। करीब 470 शव अभी तक बरामद कर लिए गए हैं और 1545 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने में, निकालने में कामयाबी मिली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो जगह है, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। ये पहाड़ क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा। भारतकोशी नदी जो है, भारतकोशी, तो वहाँ पे जो है वो जो पूरी नदी है, वहाँ पे ये पूरा का पूरा जो तबाही है वो हुई है। नुआकोटा जगह है, हम जा रहे हैं वहाँ पे। हमें बताया गया है कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में तबाही हुई है। घर के घर बह गए हैं। करीब 35 के करीब जो ब्रिज थी वो एकदम से टूट चुकी है। कम्युनिकेशन लाइन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की ओर से भी बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। करीब करीब आप समझिए 40 टन जो राहत सामग्री है वो नेपाल को पहुंचाई गई है और भी सामग्री आने की उम्मीद है। और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारतीय दूतावास और नेपाल की जो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनके साथ मिलके कोशिश की जा रही। करीब 290 के करीब भारतीय हैं जिनकी अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे यहाँ पे आए थे मानसरोवर यात्रा के लिए। कुछ लोग यहाँ पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट था वहाँ पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी जो कम्युनिकेशन वो लाइन जो है वो ठप पड़ा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि उनसे किसी तरीके से बात की जाए। जो प्राइवेट चॉपर्स है वो यहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, उनसे रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट चॉपर का काम नहीं है, उसको डिज़ाइन इस तरीके से नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट चॉपर जो हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पे मुस्तैदी के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो पूरा का पूरा जो महकमा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा लगा हुआ है कि कैसे भी हो लोगों को वहाँ से निकाला जाए। भारतीय बड़ी संख्या में यहाँ पे फंसे हुए हैं। भारत से सबसे ज़्यादा सैलानी यहाँ पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारत के सैलानी यहाँ पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे और देशों के भी लोग यहाँ पे फंसे हैं, लेकिन नेपाल ने अभी तक पूरा दिया नहीं है ब्यौरा कि कितने लोग कहाँ कौन से देश से, पूरा ब्यौरा अभी तक आया नहीं है। वो आएगा तब पता चलेगा कि कौन से देश से और लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल ताबत, देखिए इस बाढ़ से बड़ी मात्रा में जान और माल को नुकसान पहुंचा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक और बाढ़ का खतरा भी अभी मंडरा रहा है। अब इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है? बिल्कुल, इनफैक्ट हमें बताया गया कि 3 दिन की एडवाइजरी जारी की गई है नेपाल के एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो नुआकोटा जो जगह है उसके आसपास जो नदी है उसके आसपास आप लोग ना जाएं, क्योंकि ये जो बाढ़ है ये जो एक तरह से मैन मेड जो ग्लेशियल फॉर्म हुआ है वहाँ पे, वो कभी भी टूट सकता है और भारी तबाही उसके बाद हो सकती है। तो इसलिए एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को कहा गया कि आप उस तरफ ना जाए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग काम करें उनको भी चेताया गया है कि अगर कोई भी ऐसी खबर आए, कोई भी ऐसा वार्निंग आए तो जल्द से जल्द उस जगह को छोड़िए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वाला जो बाढ़ आने की उम्मीद है, ये जो ग्लेशियर बना है बर्फ का, ये शायद और ज़्यादा तबाही ला सकता है। तो इसी वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा सतर्क भी है इसको लेके।
चलिए तापस, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं कुशीनगर के खड्डा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। रामेंद्र, आप क्या अपडेट इस वक्त का साझा करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी अलर्ट मोड पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त जो नदियों का जल स्तर है वो क्या नीचे बहाव है उसका, या फिर खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है? हम खड़े हैं, नारायणी नदी है और इसको दिखाएंगे, कैमरामैन से दिखाएंगे कि बहाव तो जबरदस्त है। और कल तक इसमें जो बाढ़ की स्थिति थी, चूंकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो बाढ़ आई थी, कुछ किनारों को भी काटा है उसने, कई जगह बोरियां लगाई हैं। यहाँ प्रशासन ने कि बाढ़ का जो कटाव हो कम से कम हो सके, लेकिन आज सामान्य है। यहाँ आज पानी तो नहीं बढ़ा, लेकिन कल यहाँ 3 डेड बॉडी रिकवर की गई थी। आज हम लोग सवेरे से यहाँ खड़े हैं तो देख रहे हैं कई डेड बॉडी छत बिछत अवस्था में बह के जा रही हैं। किसी का पैर है, किसी का हाथ है। तो इस तरीके से जब लुढ़कती हुई डेड बॉडीज आई हैं तो टूट गई हैं। कई जानवरों के शव दिखाई पड़े हैं। नेपाल के कई नए जूते, चप्पल और कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। यानी वहां का पानी कम से कम यहाँ आ चुका है। जहां बाढ़ आई हुई थी वहां के पानी आ गया, वहां की बाकी चीजें बह के आ रही। क्योंकि जो डैम है, डैम के पूरे गेट खुले हुए हैं, उसके कारण कोई चीज रुक नहीं रही और सीधे बहाव में यहाँ तक पहुंच रही। तो कई चीजें आप देख सकते हैं कि ये जो बहते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे छत बिछत चीजें बह के जा रही हैं। तो अभी पानी की बाढ़ की स्थिति नहीं, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ बोरियां लगाई गई हैं मिट्टी की भर के। जो स्थानीय गांव है जो नीचे बसे हुए हैं, उनको ताकीद किया गया है कि अगर ऐसी कोई चेतावनी आती है तो तत्काल आप गांव छोड़ दीजिए। प्रशासन ने टेंट की व्यवस्था कर रखी है, दवाओं की व्यवस्था कर रखी है, खाने के पैकेट की व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है कि अगर ऐसे हालात आते हैं तो तत्काल उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ये सारी व्यवस्था प्रशासन ने करके रखी है। हालांकि अभी चुनौती नहीं है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल रामेंद्र, फिलहाल चुनौती नजर नहीं आ रही है। और क्या इसीलिए लोगों को सिर्फ अलर्ट पे रखा गया है? उन्हें क्या स्थानांतरित भी किया जा चुका है, या फिर उन्हें सिर्फ हिदायत और समझाइश दी जा रही है? नहीं, अभी केवल अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि 2 लाख क्यूसेक तक भी पानी अगर छोड़ा जाएगा तो इन बंधों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और गांव बंधे के पार है लगभग, तो वो चुनौती अभी नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो चुनौती आएगी, तो उसको लेकर अलर्ट पर रखा गया है। बंधों पर उन्हें बसाया जाएगा। कुछ और ऊंची जगहों को चिन्हित किया प्रशासन ने। यहाँ डीएम, एसपी, एडीएम ये सारे लोग दौरा कर रहे हैं। ग्राम प्रधानों के मोबाइल नंबर लिए गए हैं, उनको तत्काल कहा गया कि अनाउंस करो और अनाउंस करके लोगों को इन स्थानों पर ले जाना। उनको ताकीद किया गया जहां प्रशासन व्यवस्था करेगा। तो इस तरीके का चिन्हांकन कर लिया गया है कि अगर चुनौती आती है तो हम जल्दी इस काम को कर सकते हैं। ये प्रयास उन्होंने करके रखा है अभी तक। चलिए, हमारे साथ तापस भट्टाचार्य भी काठमांडू से जुड़े हुए हैं। तापस, अगर हम विदेश मंत्रालय को देखें तो विदेश मंत्रालय भी लगातार पल पल की अपडेट साझा करने के साथ साथ लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। इस वक्त क्या अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि बचाव कार्य लगातार जारी है और ऐसे में लोगों को भी खोजा जा रहा है कि कैसे लोगों को बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, विदेश मंत्रालय रात को भी एक लिस्ट निकाली थी कि कितने कितने यहाँ पे अभी निकाले जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के ओर से और भारत की ओर से करीब 48 टन सामग्री भेजा गया है नेपाल में। सबसे अहम उसमें दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें और कुछ ऐसे औजार भी भेजे जा रहे हैं जिससे ये जो राहत कार्य है उसको जल्द से जल्द उसको पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अब हर एक वक्त जो है वो बहुत कीमती हो जाता है। अगर लोग धंसे हुए हैं किसी जगह पे मिट्टी के नीचे, उनको खोद के निकालना, उनको वहाँ से रेस्क्यू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी वजह से हर एक पल इस वक्त महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक एक पल गंवाना मतलब एक एक जान गंवाना जैसे हो रहा है। तो इसी वजह से नेपाल के जो लोग हैं, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, उन सब की बस एक ही है कि ज़्यादा लोग ना जाएं वहाँ पे, कम से कम लोग रहें। जो रेस्क्यू लोग हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, वही लोग वहाँ पे काम करें। और कोशिश की जा रही है जितनी जल्दी हो सके वो मलबा वहाँ से निकाला जाए। महत्वपूर्ण जो मैंने कह रहा हूँ, ये जो दिक्कत हुई है कि जो पहाड़ से जो पानी के साथ मलबा आया है, वो मिट्टी आई है, उसने वो जो ब्रिजेस हैं, जो छोटे छोटे ब्रिजेस थी, उनको दबा के उनको तोड़ दिया है, जिसकी वजह से एक पार से दूसरी पार जाने में दिक्कत हो रही है। और ये शायद सबसे बड़ी इस वक्त
दिक्कत नेपाल के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस वक्त महसूस हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो ब्रिजेस हैं उनको फिर से ठीक करके आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं ऐसी जगहों पे, नो मैन्स लैंड में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से निकालना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से जैसे मैंने कहा, प्राइवेट हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है कि कहाँ अगर कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे ये चॉपर्स पहुँच के उनको रेस्क्यू कर पाए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं भारत नेपाल एक साथ मिलके इस विपदा को मैनेज करने के लिए खड़ा है और बहुत जल्द हमें और अच्छे जानकारी और अच्छे खबरें मिलने की उम्मीद भी है। बिल्कुल, मानवता की मिसाल पेश करता हुआ भारत और दृढ़ता के साथ नेपाल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नेपाल के ये जो जख्म है ये फिलहाल बहुत जल्दी भरते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन प्राथमिकता यही है कि सब कुछ जल्द से जल्द पटरी पर लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद तापस, तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ रामेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।